सबसे पहले एक टर्म है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आप लोगों का कुछ डाउट है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले समझना इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, एज द नेम सजेस्ट, प्रोसेस भी आपस में, मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, तो उसको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, आपको समझना है। और एक और भी बात आप लोगों से करनी है, बट एक बार सभी लोग ज्वाइन कर लें सेशन को, तभी हो पाएगी। अभी संख्या है वो कम है, काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो भी बात करनी है आपसे। आपके जो है क्लासेस के आवर्स बढ़ाने के संदर्भ में है, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स। और आप लोगों को पता है कि बहुत सारा कंसर्न है आप लोगों का, और हमारा भी कंसर्न है, ठीक है। तो इसलिए नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने पे थोड़ी सी बातचीत होगी। कंफर्ट को देखा जाएगा कि कौन कब कंफर्टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पर फोकस करिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है। इस बात को ध्यान रखिए कि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस होना है। तो ऑलवेज फोकस रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कैसे हो पाएगा, जब हम हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को पढ़ेंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स मतलब कि ज़्यादातर टर्म्स जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। जितना टर्म्स हो जाए उसको कंप्लीट करना है, और जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग concurrently in operating system may be either independent process और cooperating process। दो प्रकार का प्रोसेस हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। दो प्रकार का प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है, उसमें एक होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा क्या होता है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस। इस पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं। एक है इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा क्या है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस है, ठीक है। अब इस दोनों से आपको एक बात समझना है कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस ये वो होता है जो जिसका अपना इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एवरीथिंग इंडिपेंडेंट। एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है, या ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो या तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा या क्या होगा, कोऑपरेटिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। यहां पर आपको समझना है इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है। इंडिपेंडेंट प्रोसेस वो होगा जो ना तो किसी दूसरे प्रोसेस से अफेक्टेड होता है और ना ही ये प्रोसेस दूसरे को अफेक्ट करता है, ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन किए क्लास में बता दूं, ये टॉपिक है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। क्या है, आईपीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कल एक क्वेश्चन में आया भी था, आईपीसी स्टैंड्स फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होता है, जो ना तो दूसरे प्रोसेस से अफेक्ट होता है और ना ही ये दूसरे को अफेक्ट करता है। मतलब दूसरे प्रोसेस को ये अफेक्ट नहीं करता, ना ही अफेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। हमें इस लैंग्वेज पर भी ध्यान देना है, समझ में भी आ जाए, लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है उस बुक्स के भी लैंग्वेजेस को, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो फैमिलियर लगे। तो प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट इफ इट कैनॉट अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, इज नोन एज इंडिपेंडेंट प्रोसेस। समझ में आ गया आपको, ये है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये पहला टाइप था। अब दूसरी टाइप मतलब कोऑपरेटिंग प्रोसेस। ये दूसरा टाइप क्या है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस है। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस अभी इंडिपेंडेंट प्रोसेस से ही संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। वही सेम चीज है, यहां पर देखेंगे एनी प्रोसेस दैट डज नॉट शेयर डेटा और एनी अदर विद एनी अदर प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट। मतलब ये डेटा भी शेयर नहीं करता। इंडिपेंडेंट प्रोसेस ना तो, सिंपल सी बात है, ना तो ये दूसरे को अफेक्ट कर रहा है, ना ही दूसरे से अफेक्टेड हो रहा है। इसका मतलब ये डेटा शेयर नहीं करता है किसी भी प्रोसेस के साथ। तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैन नॉट शेयर डेटा। तो ये भी क्वेश्चन में ऐसा लाइनिंग में आ सकता है कि प्रोसेस दैट कैन नॉट शेयर द डेटा इज अ इंडिपेंडेंट प्रोसेस, ठीक है। यहां पर है, a process is known as cooperating if it is affected by or affect any other process। मतलब ठीक उल्टा, इंडिपेंडेंट प्रोसेस का ठीक उल्टा क्या हो गया, कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या करता है, दूसरे प्रोसेस को अफेक्ट करता है
या दूसरा प्रोसेस इसे अफेक्ट कर सकता है, तो इस प्रोसेस को, ये दूसरा टाइप है, इसे हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेटिंग प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही एक बात और समझना बहुत जरूरी है, वो है थ्रेड। ठीक है, उस पर मैं आता हूं, थ्रेड पे। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑल कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस रिक्वायर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट हेल्प देम टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन द प्रोसेस। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत किसको होती है? आईपीसी इज रिक्वायर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेस, नॉट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या है? ये दूसरे प्रोसेस से अपना डेटा शेयर कर रहा है, और यही कारण है कि यहां पर क्या रिक्वायर्ड है? इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो आईपीसी रिक्वायर्ड इन कोऑपरेटिंग प्रोसेस या प्रोसेसेस। आईपीसी, यहां पे नोट लिखिए, नोट में क्या है? आईपीसी रिक्वायर्ड इन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। तो वैसे प्रोसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है जिसमें प्रोसेस क्या कर रहा है? प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करना मतलब कि एक्सचेंज डेटा बिटवीन द प्रोसेस। ओके, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है टू एक्सचेंज डेटा बिटवीन द प्रोसेसेस। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ये दो प्रकार का आपको प्रोसेस, इंडिपेंडेंट, कोऑपरेटिंग। इंडिपेंडेंट प्रोसेस डेटा शेयर नहीं करता किसी प्रोसेस से, और कोऑपरेटिंग प्रोसेस डेटा शेयर करता है। एंड देयरफॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन किसको हेल्प करेगा? कोऑपरेटिंग प्रोसेस को हेल्प करेगा, बिकॉज डेटा जो शेयर होता है उसी का इंपैक्ट पड़ता है उस प्रोसेस के ऊपर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को, और ज्यादातर लोग आ भी गए हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी एक बात भी कर लूं आप लोगों से। ठीक है, ज्यादातर लोग आ गए हैं तो एक बातचीत आप लोगों से करनी है, बस 2-3 मिनट का इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक क्वेश्चन था शायद दिलीप का था कि सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एक बार बता दीजिए। दिलीप मुझे याद है, घबराइए मत, मैं बताऊंगा। ठीक है, आज बहुत सारा टर्म पढ़ना है, आपको पता होना चाहिए, बहुत सारा। एक बात आप मुझे बताइए, सर बुक नहीं आया, बुक का मैंने बैकएंड से पता किया था, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ यहीं से लेट इन लोगों ने छोड़ा है, बैकएंड से मैं पता किया था, तो बट मिल जाएगा, कई लोगों को मिल भी गया है। एंड क्लास पे फोकस करिए आप लोग, क्लास इज द मैंडेटरी थिंग। ठीक है, क्लास पे फोकस करिए, जो कंटेंट क्लास में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जो हम लोग यहाँ सीख पाएंगे, जबरदस्ती भी आप लोग सीख पाएंगे। ठीक है, कोई कह रहा है आ भी गया है, तो पहले बात तो कर लेने दीजिए। अब आप लोग अपना बात इतना ही रख दीजिएगा कि हम जो है अपना बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लास जो है, ज्योग्राफी में मन नहीं लगता, ये सब हम बात करेंगे, थोड़ा रुक जाइए, सब्र करिए। ऐसा हो रहा है कि मैसेज आप ना करें थोड़ा देर। हाँ, आप लोगों का क्लास में चाहता हूं 2 घंटा और बढ़ा देना। ठीक है, देखिए क्लास का टाइम ये भी आ गया, क्लास थोड़ा लॉन्ग लीजिए, थोड़ा लॉन्ग नहीं, हम 2 घंटा बढ़ाना चाहते हैं, मतलब 4 घंटा डेली। ठीक है, 4 आवर्स डेली कंप्यूटर साइंस की क्लास। क्योंकि देखिए, आप लोगों में, काफ़ी लोगों में क्या है ना, कि बहुत ज़्यादा, मतलब वो एक होता है ना कि एक दो टाइप के लोग होते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक होते हैं कि नहीं पहले ही निराश हो जाना, थक जाना। तो 4 इयर्स आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, ठीक है, एंड 4 साल पढ़ा हुआ है, या 3 साल पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने इतना टाइम पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना है, आप समझिए बात को। क्योंकि एग्ज़ाम का डेट है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, थोड़ा सुन लीजिए। आप लोग का मैसेज ही देखने लगता हूँ मैं इसको बंद करके फिर आपसे आपसे रिव्यू लूँगा। ठीक है,
हाँ, मुझे पता है काफ़ी लोग जॉब करते हैं, वर्किंग हैं। तो बीच का रास्ता तो निकालना होगा ना, कि एक जैसे होगा कि थोड़ा-सा लेट हो रहा है या थोड़ा-सा जैसे होता है कि हाँ, 10-15 मिनट पहले छोड़ दिया, तो एक अजीब-सी हड़बड़ाहट रहती है। और कहीं न कहीं आप लोग चाहते हैं कि मैं एकदम जो होता है ना, रोबोट के जैसे स्पीड पकड़ लूँ। तो काफ़ी आप में से ही काफ़ी लोगों का मेरे पास पर्सनली जो है इसमें मैसेज भी आता है कि सर थोड़ा इस कम रखिए, या हम लोगों का बहुत चीज़ भूल चुके हैं। तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आवर्स बढ़ाना। तो आप में से मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो राइट टाइम कब होगा? क्योंकि 6 बजे से 12 बजे तक आपकी क्लास चल रही हैं। उसमें कुछ ऐसी क्लासेस होंगी जैसे जीएस में, तो जीएस एक 40 मार्क्स का है। अगर आपको लगता हो कि कोई ऐसा टाइम है जब एक्सट्रीम वर्क में है, तो आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, बाद में उसको देख लीजिएगा। हो सकता है कि उसकी जानकारी आप रखते हो। लेकिन एज़ ऑर्गेनाइजेशन अड्डा 24/7 तो आपको ये प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है। कोर्स चल भी रहा है, सारे सब्जेक्ट ऐड हो गए हैं। दूसरा क्या है, कई लोग कल कह रहे हैं सारे फैकल्टीज़ अपने आप में उन सब्जेक्ट को कई सालों से पढ़ा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से सबको ये कर दिया गया है कि क्या है सिलेबस, मतलब सिलेबस का जो एक एक्सपेक्टेड है, तो चीज़ें कहीं और नहीं जाती हैं। मतलब आप ये समझ रहे हैं ना, क्योंकि आप हो सकता है पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो लोग पचासों बार एग्ज़ाम दिया या पचासों एग्ज़ाम्स को जिन्होंने कंडक्ट मतलब एग्ज़ाम्स की तैयारी कराया, तो चीज़ें क्या है, एक अनुभव रहता है, बहुत लंबा अनुभव है, बहुत सारी चीज़ें बीपीएससी को कोई पहली बार कोई नहीं जान रहा है। तो आप लोग थोड़ा-सा इस तरीके से मत सोचिए। जिन सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आ रही है, अब हिंदी की जहाँ तक बात कर रहे हैं आप, 100 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मिला के आने हैं, आपको 30 मार्क्स लेना है, आप वहीं पे क्यों चिपके हुए हैं? 100 क्वेश्चन में 30 मार्क्स लाना है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। 30 मार्क्स मुझे पता है कि आपके आ जाएँगे, थोड़ा-सा कोर कसर अगर कहीं रह जाएगा, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया कि थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को यहाँ से कर लीजिए, ताकि आप जो क्वालीफाई करिए, क्वालीफाइंग नेचर का है, इस पे आपको 99% तो इस पे ध्यान नहीं देना है, क्वालीफाई आप कर जाएँगे, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश है, 100 में से 30 मार्क्स लाना है, ठीक है? रही बात जीएस की, तो जीएस में कंबाइंड क्वेश्चन 40 है, तो इसमें मैथ भी है, इसमें आपका पॉलिटी भी है, संविधान भी है, इसमें इकोनॉमी भी है, अर्थव्यवस्था भी है, करंट भी है, ठीक है? और करंट आपको पता है कि 4-5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली करंट के आएँगे। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 7-8 भी हो सकते हैं, इवन हो सकता है कि 10 क्वेश्चन भी करंट के आ जाएँ। बट करंट का बोलबाला रहता है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम्स में, या आजकल एमटीएस से लेके और यूपीएससी तक के एग्जाम्स में इसका बोलबाला रहता है। तो 40 मार्क्स का जीएस, इसका मतलब यहाँ पे 5-7 क्वेश्चन करंट अफेयर का डेफिनेटली रहेगा। तो करंट की क्लास करिए, ठीक है? इसमें आप हिस्ट्री में क्या है कि आपका थोड़ा-सा मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट का ज़्यादा रहता है पोर्शन, तो वो सर उसको फास्ट लेके चलेंगे। जब ये पॉइंट आएगा इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ मैं कितनी बातें करूँ, ठीक है? इसमें सब कुछ ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम तो दीजिए 1-2 दिन का। अब क्या है कि मेरा ये कहना था कि 6 टू 8 पीएम आपका क्लास चल रहा है, ठीक है? 6 टू 8 पीएम ये क्लास चल रहा है। ये 1.5 घंटा ही चलता है लगभग, 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, और ये सब चीज़ें हैं, रिदम धीरे-धीरे आ रहा है। तो 6 से 8 2 घंटा, हम चाह रहे हैं कि 2 घंटा और इसमें जोड़ दिया जाए, 2 आवर्स, सो दैट कि ये 80 मार्क्स का है, ठीक है? 80 मार्क्स का है, तो इस पे क्या है कि इसको जितना जल्दी रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश अगर हो जाएगा तो आप लोग भी थोड़ा-सा काम करेंगे। जैसे किसी टॉपिक पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन एडिशनल पढ़ लेना और क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस, तो वो दोनों ही चीज़ें मिल करके आपकी यहाँ पे एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता था कि मेरा कहना था कि एक साथ 4 घंटा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद तो आपकी क्लासेस है और वर्किंग पीपल भी परेशान होंगे। तो अगर आप सुबह का कोई टाइम दें हमें, हम सुबह में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, चाहे 7 बजे हो, 6 बजे हो, क्योंकि हमने तो आपको पता ही है कि अगले 2 महीने के लिए हमने सारा प्लान कैंसल कर दिया। जो भी अदर क्लासेस लेता था, जो भी लेता था। इनफैक्ट एक आध घंटा जो अदर जो लेता हूँ, अदर क्लासेस यूट्यूब पे, वो भी मैं बंद कर रहा हूँ। मतलब आजकल में कल परसों में बंद कर रहा हूँ सारे क्लासेस को, ठीक है? केवल यही क्लास चलेगा आपका, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसी में टाइम जो पूरा एफर्ट लगाया जाए, क्योंकि कहीं न कहीं मैं भी इतना
आप लोगों के जो है इतना टाइम दे करके मैं भी पूरा तरीका से वो सेटिस्फैक्टरी अंदर से मेरी नहीं आ रही कि मैं चाहता हूँ कुछ और टाइम दे करके और फिर मैं फुल इस पे कर दूं ताकि आपको कराया जाए, ठीक है। और आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता होगा कि नहीं सर की तरफ से कोई ये है, तो ऐसा नहीं है। तो मुझे बताइए कि सुबह का टाइमिंग क्या रहेगा, ठीक है। अगर 6 से 8 या 7 से 9 आप कंफर्टेबल रहेंगे तो मेरे लिए ठीक हो जाएगा, क्योंकि रात में 12-1 बजे सोने का टाइम होता है। 1 बजे के बाद ही मिलता है टाइम सोने का। बहुत सारा वर्क होता है ऑफ़िशियली। तो 6 से 8 भी मैं एग्री करता हूँ, मैं 6 बजे भी ले लूँगा, ठीक है। नहीं, दोपहर का ऐसा है ना, काफ़ी लोग वर्किंग हैं। दोपहर का फिर वही हो जाएगा ना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग अपना व्यूज़ दीजिए, मैं मैनेजमेंट से इस बात को रखूँगा। हो सकता है कि मैनेजमेंट के एक सर यहाँ आएँगे भी, आप लोगों से बात करने हमारे सेशन के दौरान ही, तो हो सकता है थोड़ा बीच में 10 मिनट आपका समय जाएगा, बट ये समय इसलिए कि डिसाइड कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि आगे कहीं से कोई दिक्कत ना आए, ठीक है? तो 6 से 8 मोस्ट ऑफ द पीपल का 6 टू 8 का आया है हमारे पास, ठीक है? मैं देख पा रहा हूँ 90% 6 टू 8 है। हाँ, आप लोगों में से कह रहे हैं ना कि रीजनिंग की क्लास नहीं, मतलब रीजनिंग तो एक ऑप्शनल है, आप में जीएस के अंदर आ भी सकता है, 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, ये कुछ कहना मुश्किल है जब आयोग इन कुछ नहीं कह रहा इसमें तो। बट ये जो है ये तो एक एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। तो चलिए मैं बात करूँगा और मैनेजमेंट के निक्की, अच्छा, हाँ, हाउसवाइफ्स के लिए दिक्कत है थोड़ा-सा। अब बीपीएससी ने भी ना पूरी चीज़ों को चरमरा दिया, वो एकदम समय जो है। आज भी आयोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था बीपीएससी चेयरमैन का। उनका कहना है कि 20 को पेपर नहीं होगा, 19 को नहीं होगा। 24, 25, 26, 27 ज़रूरत पड़ेगी तो 1-2 सेशन और, मतलब अल्टीमेटली आपका एग्ज़ाम जो है ना 25 तारीख 26 मतलब 27 को ही होगा, लास्ट में ही होगा। नाइट में 10 से 12। देखिए, आप लोग की बातें अभी भी जो है ना, आप लोग की बातें हमने लगभग रखा था, जब हमारी मीटिंग चल रही थी आज तो हमने बात किया उसमें कि इसको 6 से 9 कर दिया जाए, मतलब 6 से 6 टू 9। तो उनका कहना ये था कि सर ना 2 बार में लेंगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि आपके लिए भी और हमारे एंड से भी। कई बार होता है कि लगातार 3 घंटा है तो थोड़ा-सा माहौल हेक्टिक सा बन जाता है, ठीक है? तो बट मैं बात कर लेता हूँ एक बार, ठीक है? मैं बात कर लेता हूँ, इसलिए हमने सोचा कि सुबह में अगर 2 घंटा हो जाए तो एक एक फ्रेश माइंड से सुबह में भी 2 घंटा हो जाए और 2 घंटा उस समय भी हो जाए। अगर मान लीजिए कभी हम आधा घंटा ना भी पढ़े तब भी हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि साढ़े 3 घंटा भी अगर हम करते हैं तो बहुत सारा टॉपिक हो जाएगा। चलिए अब बातचीत बंद करते हैं। अब मैनेजमेंट से जो सर आएँगे अ, वो आएँगे तो एक बार आप लोगों से बात कर लेंगे, ठीक है? हमने समझ लिया, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे कि सुबह में मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री हैं 6 टू 8 के लिए, और किसी-किसी का थोड़ा बहुत दिक्कत है तो रिकॉर्डेड तो आप देख ही सकते हैं, ठीक है? और कभी-कभी अटेंड कर लेंगे, कभी-कभी मिस होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे हम लोग आते हैं सीधा इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं, इस पॉइंट पे। तो आपको आईपीसी तो समझ में आ गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे एक थोड़ा-सा एक थ्रेड के बारे में समझना, ठीक है? थ्रेड यहीं पे मैं समझा देता हूँ आपको।
थ्रेड को डिफाइन अगर किया जाए तो थ्रेड इज अ, हम कह सकते हैं कि पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अ प्रोसेस इज मेड अप ऑफ थ्रेड। इसमें यह भी है कि एक प्रोसेस के अंदर इट इज अ एग्जीक्यूशन यूनिट भी कहते हैं इसे, इट इज अ एग्जीक्यूशन यूनिट, ये एग्जीक्यूशन इकाई है, या इसे हम ये भी कहते हैं पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन भी कहते हैं, पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन कहते हैं। एक प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस हो सकता है कि एक प्रोसेस एक थ्रेड हो, ठीक है, हो सकता है एक प्रोसेस सिंगल थ्रेडेड हो, एक प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अ प्रोसेस कैन बी अ थ्रेड और कैन बी अ मल्टीपल थ्रेड। तो हम क्या कह सकते हैं, अ प्रोसेस कैन बी मेड ऑफ अ सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। अ प्रोसेस कैन बी मेड अप ऑफ अ सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड। अगर मल्टीपल थ्रेड है तो सपोज ये प्रोसेस है, तो मल्टीपल थ्रेड, थ्रेड मतलब क्या, यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि धागा होता है, तो थ्रेड का मतलब यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस का सब पार्ट, मतलब प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा जो एग्जीक्यूशन के फ्लो के लिए होता है, या जो पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन का काम करता है, या जो एग्जीक्यूशन यूनिट का काम करता है। तो थ्रेड इज अ एग्जीक्यूशन यूनिट, पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। अ प्रोसेस कैन बी मेड अप ऑफ सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है। थ्रेड को क्या कहा जाता है, लाइट वेट प्रोसेस। लाइट वेट प्रोसेस क्यों कहा जाता है, एक थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस इसलिए कहा जाता है कि ये भी प्रोसेस का क्या है, एक हिस्सा है, मतलब सब प्रोसेस है। और सब प्रोसेस के केस में, और वो भी सब प्रोसेस कब है, जब एक प्रोसेस मल्टी थ्रेडेड प्रोसेस, मतलब मल्टी थ्रेड है, एक प्रोसेस के अंदर अगर मल्टीपल थ्रेड्स है, तो इस केस में इसे थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस भी कहा जाता है, ठीक है। अगर समझ में आ रही है तो इसको एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। अब देखिए यहां पर, अ प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स। अगर ये सेंटेंस कहें तो कहीं से गलत नहीं है, क्योंकि सामान्य जनरल केसेस में एक प्रोसेस होता है जहां पर मल्टीपल सेट ऑफ टास्क, मतलब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो ऐसे में एक एक टास्क जो होता है, एक प्रोसेस होता है दैट इज मेड अप ऑफ द नंबर ऑफ टास्क्स, ठीक है, बहुत सारे टास्क होते हैं एक प्रोसेस के अंदर। तो ऐसे में पैरेलल टास्क जो है एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब होता है ना कि पैरेललिज्म, एक साथ बहुत सारे थ्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। तो अगर ये पॉइंट हम कहें, प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। तो एक प्रोसेसर क्या कर सकता है, मल्टीपल थ्रेड्स को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर सकता है, बट कैसे, मूविंग फ्रॉम वन थ्रेड टू अनदर थ्रेड, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे जा करके। तो सीपीयू क्या करता है, ये स्विच करता है, ठीक है, स्विच करता है
किस में, थ्रेड्स में आपस में ये स्विच करता है। तो जैसे अगर हम कहें ये मल्टी थ्रेड प्रोसेस हुआ, लेकिन सिंगल थ्रेड प्रोसेस क्या हुआ, अगर एक ही थ्रेड है किसी प्रोसेस में तो सिंगल थ्रेड प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या क्या समझना था, यहाँ समझना था कि थ्रेड है क्या एक्चुअली। तो थ्रेड बेसिकली एक प्रोसेस का ही पार्ट है, या यूं कहें तो एक प्रोसेस ही है, बट डिपेंड करता है कि अगर एक प्रोसेस में कितने टास्क हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है थ्रेड होता है। थ्रेड इज अ पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है, या पार्ट ऑफ द प्रोसेस। यहाँ पर एक प्रोसेस अगर मल्टीपल थ्रेड से मिलकर बना हुआ है तो हम थ्रेड को क्या कह सकते हैं, थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है, लाइट वेट प्रोसेस कह सकते हैं। अब यहां पर आपको समझना है, एक थ्रेड जो होता है उसका अपना थ्रेड आईडी होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक होता है और रजिस्टर होता है। तो एक थ्रेड के पास क्या क्या होता है, एक थ्रेड के पास थ्रेड आईडी होता है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक होता है और क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। तो थ्रेड्स जो होता है, थ्रेड्स का प्रोसेसिंग या प्रोसेसर या सीपीयू थ्रेड्स को कैसे प्रोसेस करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रेड आईडी, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड रजिस्टर्स। एक क्वेश्चन कल आई थिंक मैंने कहीं पे कराया था, उसमें ये कराया था कि अगर हम किसी भी प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं, प्रोसेस स्टेट्स में आपको बताया गया था, मैं रिलेट इसलिए कर रहा हूं कि वो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अगर किसी प्रोसेस को टर्मिनेट किया जाए, होता है ना कि प्रोसेस कंप्लीट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो प्रोसेस टर्मिनेट होता है, इसका मतलब उसके अंदर आने वाले सारे थ्रेड्स भी क्या होते हैं, टर्मिनेट होते हैं, क्योंकि प्रोसेस अपने आप में कुछ नहीं है, थ्रेड्स ही है उसके अंदर, जो भी है मल्टीपल थ्रेड्स हैं, तो ऑल द थ्रेड्स आर ऑल्सो टर्मिनेटेड। एक अगर एक प्रोसेस टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब ऑल द थ्रेड्स विद इन दैट प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, एक बार और बताऊं थ्रेड के बारे में, बताइए थ्रेड के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक चीज समझना है आपको, मल्टीपल प्रोसेसेस पैरेलली तब एग्जीक्यूट हो सकता है जब नंबर ऑफ थ्रेड्स जो है, नंबर ऑफ थ्रेड्स, देखिए इतना के बाद भी सवाल ये आया कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड। इट्स सिमिलर टू द पेरेंट एंड चाइल्ड, इट्स सिमिलर टू द पेरेंट एंड चाइल्ड। जैसे आप यहां समझिए, मैं इस पे बता देता हूं, ठीक है, बाद में हम लोग डेडलॉक पढ़ेंगे। थ्रेड क्या होता है बेसिकली, जैसे एक प्रोसेस है और मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करना है, तो एक 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 प्रोसेस को कई हिस्सों में बांट देना, ठीक है, एक प्रोसेस को कई हिस्सों में बांट देना, इसलिए क्या बन जाता है, ये थ्रेड बन जाता है। थ्रेड मतलब अकॉर्डिंग टू द टास्क। तो यहां पर समझना है कि मल्टीपल प्रोसेस को पैरेलली एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस कैन बी डिवाइड इनटू अ नंबर ऑफ थ्रेड्स।
प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल थ्रेड्स। तो यहां पर आप समझिए प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल थ्रेड्स। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि मल्टीपल प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली। मल्टीपल प्रोसेस को पैरेलली एग्जीक्यूट किया जाए और इसलिए थ्रेड को क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड कर दिया जाता है। ईच थ्रेड हैव इट्स ओन रिसोर्सेस टू एग्जीक्यूट। किसी प्रोसेस को या किसी थ्रेड को रिसोर्सेस चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो ईच थ्रेड हैविंग इट्स ओन रिसोर्सेस। सभी थ्रेड के पास क्या होता है, अपना रिसोर्सेस होता है फॉर प्रोसेस एग्जीक्यूशन। Each thread have its own resources for execution। तो सपोज अगर एक टास्क है, मतलब एक प्रोसेस है जिसमें 5 थ्रेड है, अगर 5 थ्रेड एग्जीक्यूट हो गए, इसका मतलब क्या, वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। यही तो चीज समझना था इसमें, और कुछ तो समझना नहीं था। ठीक है, तो थ्रेड आप समझ गए। ओके उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके, एक टॉपिक है वो है डेडलॉक। क्या है? डेडलॉक है। अब इसमें हमने दूसरा टॉपिक लिख दिया, बट यहाँ पर पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक ब्लैंक पीपीटी पे एक्सप्लेन करता हूँ, या पहले एक काम करता हूँ, मैं ब्लैंक पीपीटी पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, डेडलॉक को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा। सपोज दो रिसोर्सेस है, एक है रिसोर्स 1, ठीक है, और दूसरा है रिसोर्स 2। एक है रिसोर्स 1 और एक है रिसोर्स 2। और दो रिसोर्सेस के लिए साथ साथ दो क्या है, दो प्रोसेस है। ठीक है, दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है P1, ठीक है, और एक प्रोसेस है P2। ठीक है, एक सेकंड। ओके, दो प्रोसेस है P1 और P2। अब यहां पर P1 के पास है रिसोर्स 1 अवेलेबल, P1 के पास है रिसोर्स 1 अवेलेबल, लेकिन P1 को जरूरत है रिसोर्स 2 की। ठीक है, और रिसोर्स 2 है नॉट अवेलेबल। क्यों नॉट अवेलेबल? बिकॉज P2 is held by resource 2 is held by P2। P2 रिसोर्स को हेल्ड किया है, मतलब रिसोर्स 2 किसके पास है, प्रोसेस 2 के पास है। ठीक है, एंड इसको चाहिए क्या, P2 को चाहिए रिसोर्स 1 और ये है नॉट अवेलेबल। तो यहां पर सिचुएशन को समझिए। P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए, P1 को एग्जीक्यूट होने के लिए रिसोर्स 2 चाहिए। ठीक है, लेकिन है कौन सा इसके पास, रिसोर्स 1। P2 को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या चाहिए, इसको एग्जीक्यूट होने के लिए चाहिए रिसोर्स 1, ये नॉट अवेलेबल है। समझ में आ गया आपको? बहुत सिंपल है। मतलब दो व्यक्ति है,
हमें काम करने के लिए जो कंप्यूटर चाहिए वो उसके पास है, और उसको काम करने के लिए चाहिए वो हमारे पास है। इसका मतलब जिसको जो रिसोर्स चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। तो जब नहीं है अवेलेबल, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को कहेंगे डेडलॉक का सिचुएशन। ठीक है, मतलब दोनों ही प्रोसेस क्या है? ब्लॉक्ड है। मतलब इफ टू प्रोसेस विच आर इन ब्लॉक्ड स्टेट and they have resources, yeah, they need resources that is acquired by some other processes. तो ऐसे में क्या होगा? इसी सिचुएशन को कहेंगे हम डेडलॉक सिचुएशन। ठीक है, तो डेडलॉक सिचुएशन समझ गए। अब हाउ टू अवॉइड डेडलॉक पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे इन पॉइंट्स पे। ठीक है, इस पॉइंट्स में बात करेंगे। When a process request resources and if the resources are not available at that time, the process enters in a wait state. होता है क्या एक्चुअल रूप से? वो तो एक होता है कि आपको समझा दिया एक ओवरऑल। When a process request resources, क्योंकि इसको रिसोर्स चाहिए, if the resources are not available at that time, the process enters a waiting state. प्रोसेस कहाँ पे चला जाता है? आपने देखा हुआ है, स्टेट ऑफ द प्रोसेस, न्यू, रेडी, रनिंग, फिर वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। तो यहाँ कहाँ पे चला जाता है? वेट स्टेट में। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि जो वेट प्रोसेस जो है वो अपना स्टेट चेंज नहीं कर पाता, बिकॉज द रिसोर्सेस इट रिक्वेस्टेड आर हेल्ड बाय द वेटिंग प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेस है ये कौन हेल्ड किया हुआ है? एक वेटिंग प्रोसेस के द्वारा हेल्ड है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? मतलब अदर वेटिंग प्रोसेस के द्वारा क्या कर लिया गया है? मतलब एक्वायर कर दिया गया है। तो ऐसे में एक वेट कर रहा है, जिस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है वो दूसरा वेटिंग प्रोसेस क्या कर लिया? के को होल्ड किया हुआ है। और ऐसे में क्या होगा कि ना तो इसको ये प्रोसेस मिलेगा, ना ही प्रोग्राम या प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा सिचुएशन होता है, वो डेडलॉक का सिचुएशन होता है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझना है, अ प्रोसेस में यूटिलाइज अ रिसोर्स इन ओनली द फॉलोइंग सीक्वेंस। एक प्रोसेस जो है किस सीक्वेंस में रिसोर्सेस को यूटिलाइज करता है? पहला होता है रिक्वेस्ट। इफ द रिक्वेस्ट कैनॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली, then the requesting process must wait until the resources are available. पहला फेज क्या होता है? प्रोसेस जो डिवाइस को या इनपुट आउटपुट या जो भी रिसोर्सेस को एलोकेट करना चाहता है, सबसे पहले क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और अगर रिक्वेस्ट तुरंत रूप से ग्रांट नहीं हुआ तो वो वेट करेगा जब तक उसे रिसोर्स ना मिल जाए। उसके बाद यूज। अब अगर उसको रिसोर्स एलोकेट हो गया तो वो क्या करेगा? यूज करेगा। ठीक है, अपना प्रोसेस यूज करना मतलब प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा। और रिलीज, द प्रोसेस रिलीज द रिसोर्सेस, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के बाद क्या होगा? रिलीज कर देगा। तो रिक्वेस्ट, यूज, रिलीज। ठीक है, ये तीन प्रोसेस होता है जिसमें जो एक प्रोसेस जो है रिसोर्सेस को किस तरीके से यूटिलाइज करता है। ये तीन सर्कमस्टांसेस होते हैं। अवेलेबल नहीं है तो वेट करेगा, अवेलेबल है तो यूज करेगा, और यूज करने के बाद क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे रिसोर्सेस भी कई टाइप के होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेस में एक होता है शेयरेबल रिसोर्सेस, जो शेयर हो सकता है। तो दीज रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम। ठीक है, शेयरेबल रिसोर्सेस वो रिसोर्स होता है जिसको एक ही बार में एक से अधिक प्रोसेस क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस है, तो इनपुट डिवाइसेस टेंड टू बी द शेयरेबल रिसोर्सेस। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रिसोर्स है वो शेयर हो सकता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी आपको बता दिया जाए। तो शेयरेबल रिसोर्सेस का मतलब होता है जो मल्टीपल प्रोसेस के द्वारा शेयर किया जा सकता है, उसे शेयरेबल रिसोर्सेस कहते हैं। दूसरा होता है सीरियली रीयूजेबल रिसोर्सेस। ठीक है, इसको कहा जाता है डेडिकेटेड रिसोर्सेस। इस रिसोर्स को क्या कहा जाता है?
डेडिकेटेड रिसोर्स कहा जाता है। और दीज रिसोर्सेस कैन बी यूज्ड बाय एट मोस्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम। ठीक है, एट मोस्ट वन प्रोसेस एट ए टाइम, इसका प्रयोग एक बार में एक ही प्रोसेस कर सकता है। इसका प्रयोग मल्टीपल प्रोसेस एक बार में कर सकता है, बट इसका प्रयोग एक बार में एक ही प्रोसेस करेगा, और इसलिए कहा गया सीरियली रियूजेबल रिसोर्सेस। आउटपुट डिवाइस टेंड टू बी सीरियली रियूजेबल डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या है, किस प्रकार का डिवाइस है, ये है सीरियली रियूजेबल डिवाइस, मतलब एक बार में एक ही प्रोसेस इसे यूज कर सकता है। तो यहां से दो बात आपकी स्पष्ट हो गई कि इनपुट डिवाइसेस है वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस है शेयरेबल रिसोर्स, और आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या है, सीरियली रियूजेबल रिसोर्सेस, मतलब वन बाय वन ही यूज होगा। एक बार में एक प्रोसेस यूज कर सकता है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस यूज करेगा। और इसलिए डेडिकेटेड रिसोर्सेस का मतलब क्या हुआ, सीरियली रियूजेबल रिसोर्सेस आर नोन एज डेडिकेटेड रिसोर्सेस, मतलब डेडिकेटेड फॉर अ सिंगल प्रोसेस। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अब यहां से एक बात और समझना है आपको, वो समझना है हाउ टू अवॉइड डेडलॉक्स। डेडलॉक्स को कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है, एक कंज्यूमेबल रिसोर्सेस है। यहां पर ये क्या होता है कि ये एक बार ही कंज्यूम हुआ, उसके बाद ये खत्म हो जाता है। इस ऐसे रिसोर्सेस होते हैं कंज्यूमल, मतलब यूज्ड अप या एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे दीज रिसोर्सेस कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन प्रोसेस एंड द रिसोर्सेस गेट्स यूज्ड अप, मतलब एक ही प्रोसेस इसे यूज करता है। तो तीन प्रकार का रिसोर्स है। ठीक है, शेयरेबल रिसोर्सेस, सीरियली यूजेबल रिसोर्सेस है, एंड उसके बाद कंज्यूमेबल रिसोर्स है। तो कंज्यूमेबल रिसोर्स क्या है, दीज रिसोर्सेस कैन ओनली बी यूज्ड बाय वन प्रोसेस एंड रिसोर्सेस गेट्स यूज्ड अप, मतलब उसके बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है, कंज्यूमेबल रिसोर्सेस क्या है, ये डिसअपियर हो जाता है, जैसे यूज हुआ तो ये खत्म समाप्त हो जाता है। जैसे नेटवर्क पैकेट्स एंड आईपीसी मैसेजेस आर कंज्यूमेबल रिसोर्सेस। ठीक है, तो नेटवर्क मैसेजेस है या इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के जो मैसेजेस है वो कंज्यूमेबल रिसोर्सेस है। जैसे ही प्रोसेस कंज्यूम किया, उसके बाद ये रिसोर्स क्या हो जाता है, ये रिसोर्स खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो और ये चीज आप पढ़ते हैं नेटवर्क पैकेट्स के बारे में कि पैकेट्स में क्या होता है, हेडर होता है जो डेस्टिनेशन एड्रेस हेल्ड करता है, और पेलोड्स होता है मतलब डेटा। तो डेटा और एड्रेस मिलाकर के क्या बनता है, पैकेट्स होता है, जो एक बार में एक ही यूज होगा, उसके बाद यूज नहीं होता है। तो इसे कंज्यूमेबल रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझना है आपको, हाउ टू अवॉइड डेडलॉक्स। तो हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट पे कि हाउ टू अवॉइड डेडलॉक्स पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, बताइए मुझे, बताएंगे कैसे आपको ऑफ किया हुआ है। अब आप लोग 4 घंटे के बारे में सोच रहे हैं कि 4 घंटा कैसे पढ़ें। चिंता इस बात की है ना कि अब 4 घंटा कैसे पढ़ें। कुछ लोग कह रहे हैं ज्यादा एमसीक्यूज करवाइए। अरे ठीक है भैया, एमसीक्यूज ज्यादा कराएंगे, बट टॉपिक भी तो पढ़ना है। हाउ टू अवॉइड डेडलॉक्स में सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या है,
म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड उसके बाद होल्ड एंड वेट, ठीक है। उसके बाद क्या है, नो प्रिम्पशन, ओके। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रिम्पशन एंड सर्कुलर वेट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले है, अगर रिसोर्सेस को इस तरीके से शेयर किया जाए, जैसे प्रिंटर है और प्रिंटर को ऐसा कर दिया जाए कि वो केवल एक सिंगल प्रोसेस ही उसे यूज करेगा, तो अगर ऐसा डिफाइन कर दिया जाए, अगर इनमें से सबसे पहली बात तो ये है कि एटलीस्ट इसमें से वन ऑफ द जो कंडीशन है वो कॉज होता है किसका, डेडलॉक्स का। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि अगर एक प्रोसेस है उसको पहले से डिफाइन कर दिया जाए कि कौन सा रिसोर्स कौन सा प्रोसेस यूज करेगा, उसको म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहेंगे। मतलब विच प्रोसेस यूटिलाइज विच रिसोर्सेस, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि रीड ओनली जो फाइल होता है, ठीक है, जैसे रिसोर्सेस को उसी तरीके से है कि रिसोर्सेस एक्सक्लूसिवली एक्सेस अ सिंगल प्रोसेस, ठीक है। each resources या each resource can exclusively used by a या accessible by a single process। तो अगर एक्सक्लूसिवली, अगर कोई एक जो है आपको प्रोसेस जो है वो एक रिसोर्स को यूज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, डेडलॉक का सिचुएशन अकर नहीं होगा। लेकिन ये पहले से डिफाइन होना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस किस डिवाइस को या किस रिसोर्स को यूज करेगा, ठीक है। होल्ड एंड वेट में क्या किया जाता है, होल्ड एंड वेट एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ये अवॉइड किया जाता है कि वो कोई भी प्रोसेस हो वो किसी रिसोर्स को होल्ड ना करे। होल्ड ना करे कहने का मतलब क्या है कि इसमें साइमल्टेनियसली अगर वो किसी रिसोर्स को होल्ड कर रहा है और दूसरे रिसोर्सेस का वेट भी कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रोसेस मस्ट बी प्रिवेंटेड फ्रॉम होल्डिंग वन और मोर रिसोर्सेस साइमल्टेनियसली वेटिंग फॉर वन और मोर अदर्स। तो इस कंडीशन को कहते हैं होल्ड एंड वेट, ओके। प्रोसेस होल्ड one or more resource and waiting for another resources, ठीक है। मतलब इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को होल्ड किया है तो पहले उसको रिलीज करे, ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या करे, दूसरे प्रोसेस को एलोकेट करे। तो होल्ड एंड वेट में ये कंडीशन होता है। और नॉन प्रिम्पशन का मतलब होता है, प्रिम्पशन का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो प्रिम्पशन ऑफ अ प्रोसेस क्या है, रिसोर्स एलोकेशन में यूज किया जाने वाला एक ऐसा टेक्निक है जिसमें जहां भी जरूरत पड़े फोर्सिबली
taken away a resource, forcibly taken away a resource is called preemption. यहां पर नो प्रीम्पशन इसलिए मैंने लिखा कि नो प्रीम्पशन इज सबसे पहली बात कि नो प्रीम्पशन ना होने के कारण, नो प्रीम्पशन ना होने के कारण रिसोर्स जो है वो किसी एक के पास ही रहता है और दूसरा वेट करते रह जाता है और उसको रिसोर्स नहीं मिलता है। अगर इसे फोर्सिबली क्या कर ले जाए, एक रिसोर्स को यहां से फोर्सिबली हटा करके दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाए, एक प्रोसेस से रिसोर्स को लेकर के दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रीम्पशन। तो नो प्रीम्पशन लगा, मतलब यहां पर नो प्रीम्पशन है, इस वजह से ही क्या हो रहा है, नो प्रीम्पशन की वजह से ही रिसोर्सेस का यहां पर डेडलॉक हो रहा है, मतलब प्रोसेस डेडलॉक सिचुएशन में जा रहा है। और सर्कुलर वेट क्या होता है, अगर जो नंबर ऑफ प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं, प्रोसेस जो रिसोर्सेस का नंबर ऑफ प्रोसेस जो रिसोर्सेस का वेट कर रहे हैं, और उन रिसोर्सेस को अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उनके रिक्वेस्ट को डिवाइड कर दिया जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि यहां पर वो एक सीरियली उनको रिसोर्सेस एलोकेट होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा हमने और आसान कर दिया है, तो इसको यहां पर आप देखेंगे। सबसे पहले डेडलॉक अवॉइडेंस क्या करता है, डेडलॉक अवॉइडेंस इंश्योर्स दैट द सिस्टम विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। डेडलॉक अवॉइडेंस इसलिए यूज किया जाता है कि कोई सिस्टम है या कोई प्रोसेस, यहां पर प्रोसेस विल नेवर एंटर अ डेडलॉक स्टेट। Deadlock avoidance require the operating system be given in advance additional information concerning which resources a process will request and use during its lifetime. इसमें कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स को यूज करेगा, ये इंफॉर्मेशन जो है पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम को पता हो, ठीक है, तो उसी को वो क्या करेगा, यूज करेगा। इसमें एक बहुत सिंपल टेक्निक है, वो है बैंकर्स एल्गोरिदम। बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज किया जाता है डेडलॉक अवॉइडेंस में, जहां पर मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, क्या है, मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, यहां पर यूज किया जाता है क्या, आपको बैंकर्स एल्गोरिदम, ठीक है। इसमें एक होता है सबसे पहले अवेलेबल। तो अवेलेबल क्या इंडिकेट करता है, अवेलेबल इंडिकेट करता है नंबर ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप, ठीक है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम में यूज किया जाता है कि कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ईच टाइप के, मतलब हर एक प्रकार के, तो उसका एक लिस्ट तैयार किया जाता है। यहां पर मैक्स क्या है, एक वेरिएबल यहां यूज किया जा रहा है, दिस डिफाइंस द मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच प्रोसेस। एक प्रोसेस का मैक्सिमम कितना डिमांड है प्रोसेसेस का, तो एक यहां पर मैक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। और एलोकेशन, एलोकेशन डिफाइन क्या करता है, नंबर ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप करेंटली एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस, ठीक है, मतलब रिसोर्सेस को करेंटली किस किस प्रोसेस ने एलोकेट किया है, ठीक है। और इसमें नीड का एक अलग लिस्ट बनता है कि कितने प्रोसेस को किस रिसोर्सेस की नीड है, तो रिमेनिंग नीड ऑफ ईच प्रोसेस, तो एक एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या नीड है, तो इन चार चीजों का हेल्प लिया जाता है, और चार चीजों के हेल्प से ही बैंकर्स एल्गोरिदम तैयार होता है, और इसमें क्या होता है, हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का रहा होगा इसमें, तो मैं एक बार देख लेता हूं क्या क्या कंफ्यूजन रहा है, क्या एक बार और बताना पड़ेगा, बताइए। चलिए, कुछ लोगों को आया समझ में, कुछ लोगों को नहीं आया,
तो बस 3-4 मिनट के ब्रेक के बाद मैं रिपीट करता हूं, ठीक है? आप लोग समझ गए ना? 3-4 मिनट के ब्रेक के बाद मैं रिपीट कर रहा हूं, ओके? एक बार दोबारा से। ओके, व्हाइट बैकग्राउंड पे ही बताता हूं। देखो, ये आपके ना एमसीक्यूज के हिसाब से थोड़ा सा डिकम्पोज किया जा रहा है, बट डिकम्पोज करने से नहीं होगा। मैं समझ गया हूं, मैं आपको पूरा डिटेल में इसको बता देता हूं। चलिए, तो आ जाइए आप सभी लोग। देखिए, डेडलॉक अवॉइडेंस को डेडलॉक प्रिवेंशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेडलॉक अवॉइडेंस या डेडलॉक प्रिवेंशन। तो डेडलॉक प्रिवेंशन में आपको यहाँ पर जो कंडीशन आपको बताया, अब यहां से मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं। सिंपली आपको यह समझना है कि किसी भी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन जब होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रोसेस को जब एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट तो प्रोसेसर करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर आप देख रहे हैं कि 3 चीजें होता है। एक तो रिक्वेस्ट करना, एक यूज करना और रिलीज करना। रिक्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि किसी प्रोसेस को जो रिसोर्सेस चाहिए, तो रिसोर्सेस के लिए वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, ठीक है? टू एक्वायर दैट रिसोर्स, रिसोर्स मिलेगा तभी वो प्रोसेस क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। जब तक उसको रिसोर्स नहीं मिलता है, ठीक है, तब तक उसे वेट करना पड़ेगा। रिसोर्स अगर अवेलेबल नहीं है, मान लीजिए प्रोसेसर अवेलेबल नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे वेट करना पड़ेगा। प्रोसेसर मिलेगा तो एग्जीक्यूट करेगा। तो रिक्वेस्टिंग आप समझ गए। यूज करना, जैसे ही इसे रिसोर्स मिल गया तो उसे यूज करेगा, मतलब अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? और तीसरा कंडीशन क्या है? रिलीज। रिलीज करना मतलब जैसे ही काम पूरा हो गया उसे रिलीज करना। अब होता क्या है, ये दिक्कत क्यों आती है? डेडलॉक की सिचुएशन क्यों आती है? डेडलॉक की सिचुएशन आती है, जो हमने बताया आपको, यहां पर कहीं पे लिखा था मैंने, यहां पर एक तो सिचुएशन ये है, अगर इसको फॉलो किया जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है? आ, हर एक प्रोसेस के लिए अगर जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, या एक रिसोर्स जो है वो कोई एक ही प्रोसेस क्या करेगा? यूज करेगा, ठीक है? एक टाइम में एक प्रोसेस क्या करेगा? एक ही रिसोर्स जो यूज करेगा। तो हर रिसोर्सेस का होना चाहिए पहले से डिफाइंड कि विच रिसोर्सेस इज यूटिलाइज्ड बाय विच प्रोसेस। तो ऐसे में क्या होगा कि दूसरा प्रोसेस उसे यूटिलाइज नहीं करेगा, तो वो उस प्रोसेस के लिए क्या रहेगा? फ्री रहेगा। जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 है, P2 है, P3 है, और यहाँ पर रिसोर्स है कि रिसोर्स 1, रिसोर्स 2, रिसोर्स 3। अगर पहले से डिफाइंड हो कि रिसोर्स 2 इज हेल्ड बाय R1, रिसोर्स R1 इज हेल्ड बाय P2, एंड रिसोर्स 3 इज हेल्ड बाय P3, प्रोसेस 3, मतलब प्रोसेस 3, रिसोर्स 3 यूज करेगा कौन? प्रोसेस 3।
रिसोर्स 2 यूज करेगा प्रोसेस 1, रिसोर्स 1 यूज करेगा प्रोसेस 2। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई डेडलॉक सिचुएशन अकर होने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब होल्ड एंड वेट का मतलब क्या होता है कि साइमल्टेनियसली कोई प्रोसेस जो है किसी रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और दूसरे का वेट भी कर रहा है। तो इसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि पहले ये क्या करे, जो होल्ड किया हुआ रिसोर्स को उसको रिलीज करे और दूसरे का तब वेट करे। ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली दोनों काम कर रहा है, मतलब रिसोर्स भी होल्ड किया है, पहले रिसोर्स को छोड़े फिर अदर रिसोर्सेज को होल्ड करें। फिर यहाँ पर नो प्रीम्पशन का मतलब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि एक प्रोसेस जो है एक रिसोर्स को एलोकेट किया और एलोकेट करने के बाद वो रिलीज नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में वो दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल ही नहीं होगा, रिसोर्स जो होगा वो दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसमें ये किया जाता है कि फोर्सिबली, मतलब जबरदस्ती रिसोर्स को उससे छीना जाता है। ठीक है, तो जबरदस्ती रिसोर्स को छीनना ये एक टेक्निक है। अगर उससे छीन लिया जाएगा इसका मतलब है कि वो दूसरे प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो जब दूसरा प्रोसेस के लिए अवेलेबल हो जाएगा तो वो प्रोसेस जो है डेडलॉक सिचुएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि वो जिस रिसोर्स को अवेलेबल जो रिसोर्सेस उसको चाहिए वो उसको अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताया गया है। और इसमें ये एक बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज होता है फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। तो इसमें क्या होता है कि एक तो अवेलेबल यहाँ पर यूज किया जाता है, डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। बैंकर्स एल्गोरिदम में बेसिकली क्या यूज किया जाता है, एक डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। इस डेटा स्ट्रक्चर में एक हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं अवेलेबल वेरिएबल को, एक मैक्सिमम एंड एक एलोकेशन एंड नीड। इसमें 4 तरीके का एक लिस्ट तैयार हो रहा है, जिसमें अवेलेबल क्या इंडिकेट कर रहा है, अवेलेबल इंडिकेट कर रहा है कि कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं ऑफ ईच टाइप, मतलब हर प्रकार के रिसोर्सेस। तो नंबर ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल, नंबर ऑफ रिसोर्सेस अवेलेबल ऑफ ईच टाइप, मतलब हर प्रकार की जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका एक यहां पर लिस्ट बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम। अब एक प्रोसेस को कितने रिसोर्सेस की नीड है, ठीक है, एक प्रोसेस को है मैक्सिमम, एक प्रोसेस की क्या डिमांड है उसका एक लिस्ट तैयार कर लेना। उसके बाद एलोकेशन, अभी करंट में किस प्रोसेस के द्वारा कौन सा रिसोर्स एलोकेट किया गया है। ठीक है, मींस विच प्रोसेस allocated what resource या resources। तो यहां पर विच प्रोसेस एलोकेटेड व्हाट रिसोर्सेस, इसका एक यहां पर लिस्ट तैयार किया जाता है। ये एलोकेशन आपको यहां पर शो करता है। और नीड यहां पर जो डेटा स्ट्रक्चर में यूज हो रहा है उसका मतलब यह है कि ईच प्रोसेस को कितना रिमेनिंग रिसोर्स की नीड है। मतलब यहां पर प्रोसेस रिक्वायर हाउ मेनी रिसोर्सेस। तो यहां पर क्या हो रहा है, हाउ मेनी रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, मतलब प्रोसेस रिक्वायर हाउ मेनी रिसोर्सेस, हाउ मेनी मोर रिसोर्सेस, अगर आप यहां पर कहेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा, हाउ मेनी मोर रिसोर्सेस। तो ये यहां पर होता है नीड। तो ये 4 तरीके का डेटा मेंटेन किया जाता है। 4 डेटा मेंटेन किया जाता है, किस किस चीज के, कौन कौन सा डेटा इसमें डेटा मेंटेन होगा, अवेलेबल रिसोर्सेस का या मैक्सिमम का, ठीक है, एलोकेशन का और नीड का। तो अगर ये 4 डेटा स्ट्रक्चर में 4 डेटा मेंटेन होगा तो इससे क्या होता है, इससे डेडलॉक को अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया डेडलॉक अवॉइडेंस। ओके, तो अब हम लोग चलेंगे अगले फंक्शन पे, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट। अगला फंक्शन क्या है, अगला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट।
तो अगर हम बेसिक तरीकों से बात करें तो मेमोरी को मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है, ठीक है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में मेमोरी भी एक रिसोर्स होता है, ठीक है। तो मेमोरी अगर एक रिसोर्स है तो मेमोरी मैनेजमेंट में होता क्या है, हाउ डायनेमिकली मेमोरी इज एलोकेटेड, कैसे डायनेमिकली मेमोरी को एलोकेट किया जाता है, एंड उसके बाद उसको जैसे यूज हो जाता है, आफ्टर यूजिंग इट इज फ्रीड अप, ठीक है। या इसको हम कहेंगे डी एलोकेटिंग, आफ्टर यूजिंग इट इज डी एलोकेटेड। तो मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन जो होता है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहां पर दो चीजें समझना है आपको, ठीक है। इसमें एक तो आपको समझना है कि दो प्रकार का एड्रेस स्पेस होता है मेमोरी में, दो प्रकार का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेस स्पेस, ठीक हो। एक होता है लॉजिकल स्पेस और दूसरा होता है फिजिकल स्पेस। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों को डेडलॉक वाले में पॉइंट में डाउट था, किस प्रकार के क्वेश्चन डेडलॉक से आते हैं। एक दो क्वेश्चन, उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले डेडलॉक से जो क्वेश्चंस आते हैं, एक सेकंड वेट करिएगा। एक क्वेश्चन है बड़ा ही मतलब ट्रिकी टाइप का है। अ सिस्टम हैज 3 processes sharing 4 resources. Each process need a maximum of 2 units. Then there is a chance of deadlock can never occur, deadlock may occur, deadlock has to occur. ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि fill in the blanks is the situation in which a process is waiting on together process which is also waiting on process. None of the process involved in the circular wait are making progress. ये क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको अलग से प्रैक्टिस सेशंस में करवाना पड़ेगा आपको। और इसको रिसोर्सेस आर एलोकेटेड टू द प्रोसेस ऑन नॉन शेयरेबल बेसिस इज, इस टाइप के क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। अब इस पे हम लोग आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको कराने पड़ेंगे अलग से। और क्वेश्चन का सेशन आई थिंक कल लगा हुआ है, अब मुझे कोर्स प्लान चेक करना पड़ेगा, कल या परसों लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉजिकल स्पेस क्या होता है या लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। लॉजिकल स्पेस या इसे लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है, ठीक है।
एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसे कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उसे लॉजिकल एड्रेस कहा जाता है। लॉजिकल एड्रेस को वर्चुअल एड्रेस भी कहा जाता है। लॉजिकल एड्रेस को, क्योंकि ये फिजिकल एड्रेस नहीं होता है, मतलब वेयर द एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड, इससे इसको मतलब नहीं है। एड्रेस जनरेट किया जाता है सीपीयू के द्वारा। इट इज कॉल्ड वर्चुअल एड्रेस। इसे वर्चुअल एड्रेस कहा जाता है। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम के द्वारा जो भी एड्रेस स्पेस यूज किया जाता है वो आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान यहाँ पर यूज होता है लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, अब अगर हम फिजिकल एड्रेस की बात करें, फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस क्या होता है कि एक्चुअल रूप से प्रोग्राम मेमोरी में कहां पर स्टोर हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल रूप से फिजिकल एड्रेस क्या डिफाइन करता है कि मेमोरी में जो एक्चुअल रूप से मेमोरी यूनिट का जो एड्रेस होगा, ठीक है, जो यहां पर उसको हम फिजिकल एड्रेस कहेंगे। एक्चुअल रूप से होता क्या है कि मेमोरी से कोई भी प्रोसेस या डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है। तो मेमोरी से कोई डेटा जब रजिस्टर में स्टोर होता है तो आपको पता है कि रजिस्टर में देयर आर मेनी टाइप ऑफ रजिस्टर्स, और एक्चुअल रूप से उस रजिस्टर में, रजिस्टर क्या एक लॉजिकल स्पेस है। रजिस्टर क्या है? एक लॉजिकल स्पेस है। तो ये जो एड्रेस होल्ड करता है कि एक्चुअल रूप से डेटा मेमोरी में कहाँ स्टोर है, तो वो क्या होता है? फिजिकली वेयर डेटा इज स्टोर्ड, या प्रोसेस इज स्टोर से इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड, मतलब फिजिकली where the program and data is stored। तो ये दो प्रकार का एड्रेस स्पेस क्या यूज करता है? सीपीयू यूज करता है। किसमें? प्रोसेस एग्जीक्यूशन के दौरान सीपीयू, या प्रोसेस मैनेजमेंट, यहाँ पर मेमोरी मैनेजमेंट के दौरान ये दो प्रकार का एड्रेस जो होता है यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है मेमोरी मैपिंग। ठीक है, आप लोग 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आया। कोई जस्ट वेट 1 मिनट।
हाँ, तो हम लोग मेमोरी मैपिंग की बात कर रहे हैं। तो मेमोरी मैपिंग क्या होता है कि दो एड्रेसेस होता है, एक लॉजिकल और एक दूसरा एक फिजिकल। तो मेमोरी मैपिंग होता है ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस फ्रॉम द फिजिकल एड्रेस। ठीक है, आई होप मेरी आवाज आ रही है। तो ट्रांसलेशन ऑफ क्या होता है, ट्रांसलेशन ऑफ द लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस, इसको कहा जाता है मेमोरी मैपिंग। ट्रांसलेशन ऑफ लॉजिकल एड्रेस एंड द फिजिकल एड्रेस, दैट इज कॉल्ड मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग किया क्यों जाता है? देखिए, मेमोरी मैपिंग का बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है फास्टर फाइल एक्सेस। फास्टर फाइल एक्सेस, फास्टर फाइल एक्सेस का मतलब यहां पर कितनी तेजी से फाइल को एक्सेस किया जाए। ठीक है, एंड यहां पर डेटा का रीड राइट जो ऑपरेशन होता है वो यहां पर बढ़ जाता है। ठीक है, यहां पर कई चीजें होते हैं जैसे कि रीड राइट ऑपरेशन ऑफ डेटा। ठीक है, यहां पर इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट के लिए डेटा का हैंडलिंग। ठीक है, कि डेटा जो है इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए अवेलेबल हो, इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो इन तमाम चीज़ों में फास्टर फाइल एक्सेस की नीड पड़ती है। ठीक है, और फाइल एक्सेस यहाँ पर क्या है? एक्सेसिंग फाइल्स वाया मेमोरी मैप। ठीक है, फास्टर फाइल एक्सेस का मतलब एक्सेसिंग फाइल वाया मेमोरी मैप। और मेमोरी मैप इज नथिंग बट एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब जब हम लोग रजिस्टर में पढ़ते हैं, मैं एक स्लाइड ले लेता हूं, मैं यहां पर बताता हूं आपको। आप लोग याद करिए, जब हम लोग रजिस्टर्स में पढ़ रहे थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है। रजिस्टर में हम लोग पढ़ते थे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR, मेमोरी बफर रजिस्टर, ठीक है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ऐसे में आपको पता है कि रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर्स एक लॉजिकल मेमोरी स्पेस होता है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या है? एक लॉजिकल मेमोरी स्पेस। कहने का मतलब क्या? एक्चुअल रूप से डेटा, एक्चुअल डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी या मेमोरी यूनिट। एक्चुअल रूप से डेटा कहां पर है? मेमोरी में है। बट ड्यूरिंग प्रोग्राम रजिस्टर्स आर यूज्ड टू हेल्ड द एड्रेस ऑफ द डेटा। ठीक है, जिसमें मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो होता है एक लॉजिकल स्पेस को हेल्ड करता है। लेकिन जब लॉजिकल स्पेस को हेल्ड करता है, जो किसने जनरेट किया है? CPU के द्वारा जनरेटेड है। ठीक है, बट इसका करस्पॉन्डिंग क्या होता है? ये लॉजिकल एड्रेस स्पेस, यहां पर लॉजिकल एड्रेस ऑफ द डेटा, बट इसका करस्पॉन्डिंग क्या है? इसका करस्पॉन्डिंग आपका फिजिकल एड्रेस भी तो है। फिजिकल एड्रेस किस लिए है? कि कहां पर डेटा एक्चुअली स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहां से लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के ट्रांसलेशन को, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस के ट्रांसलेशन को हम क्या कहेंगे? मैपिंग कहेंगे। ठीक है, तो मैपिंग इसलिए किया जाता है फॉर द फास्टर फाइल एक्सेस। ठीक है, और
उसके बाद अगर देखेंगे शेयरिंग ऑफ द मेमोरी बिटवीन एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पर दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज हो गया, कहां गया दूसरा यहां पर चीज क्या हो गया कि शेयरिंग ऑफ मेमोरी बाय एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस के द्वारा मेमोरी को शेयर करने में मेमोरी मैपिंग क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो यहां पर मेमोरी मैपिंग ये हेल्प करता है टू शेयर द डेटा एंड फाइल्स बिटवीन द एप्लीकेशंस, ठीक है। टू शेयर डेटा एंड फाइल बिटवीन द एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कुछ समझ में आया या बस ऐसा लग रहा है कि ये अलग ही पढ़ रहे हैं, एक बार मुझे बताइए। अरे मैपिंग ये नेटवर्किंग की नहीं है, अलग अलग तरीके के मैं आप लोग के मैसेजेस को देख रहा था तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बुक में हमने ये देखा, बुक में वो देखा, और दूसरा चीज ये थ्योरेटिकल है। तो जो चीजें थ्योरेटिकल है उसको थ्योरेटिकली ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं क्वेश्चंस करवा दीजिए, तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस का सेशन कल परसों आ रहा है, तो उसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल क्या है कि हमने यही बताया कि मेमोरी मैपिंग क्या है। मेमोरी मैपिंग है एक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या, एड्रेस का ट्रांसलेशन, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल मेमोरी जो होता है उसका ट्रांसलेशन है। मेमोरी मैपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, ट्रांसलेट फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। इससे क्या होगा, मेमोरी रिसोर्सेस का बेटर मैनेजमेंट के लिए सीपीयू इसको यूज करता है, ठीक है। मतलब सीपीयू इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करता है फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी रिसोर्सेस। तो यहां पर अब एक बात समझना है आपको,
मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ। अभी हमने आपको यहाँ पर एक चीज बताया था कि एक्चुअल रूप से जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है, तो उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि लॉजिकल मेमोरी स्पेस जो होता है सीपीयू क्रिएट करता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जो एड्रेस होता है वो किसी भी मेमोरी का क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस का मतलब एक्चुअल रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता होता है कि ये डिस्क है, ठीक है, और इस डिस्क में स्पेस कितना है, तो 1 टेराबाइट है। तो हम यही करते हैं ना कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं वेरियस सेक्शंस में। जैसे कि ये हार्ड डिस्क है तो ये सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, व्हाटएवर नाम दे करके। तो ये हमारा होता है पार्टीशनिंग, ठीक है। ये क्या होता है, पार्टीशनिंग होता है, जो आप जानते हैं कि पार्टीशन करना। तो पार्टीशन करना मतलब क्या, इसको एक डिवाइड कर देना, लॉजिकली क्या कर देना, डिवाइड कर देना स्पेस को, कि अलग अलग स्पेस होगा, वो अलग अलग डेटा के द्वारा हेल्ड किया जाएगा, ठीक है। अब जब हम रजिस्टर कहते हैं तो रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर में अगर सपोज किसी डेटा का एड्रेस यहाँ स्टोर हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फिजिकली कहाँ पर है, फिजिकली आपका किसी न किसी मेमोरी में अपना स्पेस क्रिएट कर रहा है। तो मेमोरी मैपिंग से फायदा ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इजीली फाइल को क्या करता है, एक्सेस करता है। तो डेटा का रीड एंड राइट ऑपरेशन जो होता है, वर्चुअल मेमोरी की जो कैपेबिलिटीज होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में बना होता है, तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आसानी से क्या होता है कि जो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम बफर किया है उसको डी एलोकेट करने भी आसान रहता है। एक्चुअल रूप से वहाँ पर रेफर कर दिया जाता है फिजिकल एड्रेस को कि कैसे डी एलोकेट करना है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा आपको मैं कल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पहले एक नोट्स दे दिया जाए, ठीक है। और उस नोट्स को आप लोग थोड़ा सा जैसे टाइम मिले, मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स में जो थोड़ा मुश्किल है, आप लोग थोड़ा सा उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर क्या होगा, उसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ आगे चलता हूँ। तो सबसे पहले जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें मैं आपको डिस्कस करता हूँ, आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। और इस टॉपिक को फिर हम रहने देते हैं, इसका आपको पहले एक नोट्स देता हूँ। कल जो 2-3 ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुश्किल से हैं, और उसके बाद उसको करवाया जाएगा, ठीक है। तो कुछ मौखिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग आंसर करिएगा। जैसे आज जो पढ़ाया उसी से मैं पूछता हूँ। A process having क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल इंप्लाइज, ठीक है। पहले हाँ, थोड़ा सा नोट्स आपको देना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स के, कुछ टॉपिक्स के, उसके बाद एक्सप्लेन। चलिए मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बोर्ड पे नहीं है अभी, मैं वैसे मौखिक रूप से आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। आज जो मैंने पढ़ाया उसी से मैं मौखिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। चलिए मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल
थ्रेड, ठीक है, अ प्रोसेस हैविंग मल्टीपल थ्रेड ऑफ कंट्रोल implies, ऑप्शन 1 है more than one task at a time, more than one task at a time. दूसरा क्या है, only one task at a time, only one task at a time. तीसरा क्या है, only one thread, only one thread per process. चौथा, all of the above, all. क्या होगा इसमें आंसर? A process having multiple thread of control, a process having multiple thread of control, more than one implies more than one task at a time. More than one task at a time would be the right answer. ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं यही लिख देता हूं, a thread is called, ये प्रीवियस ईयर नवोदय विद्यालय का क्वेश्चन है. A thread is called, पहला ऑप्शन इसमें है a lightweight process where the context switching is low, a lightweight process where the context switching is high, is used to speed up paging, none of the above. केवल लाइट प्रोसेस नहीं है, पहला ऑप्शन क्या है कि अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज लो. दूसरा ऑप्शन है अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई एंड इज यूज्ड टू स्पीड अप पेजिंग, नन ऑफ द अबव. तो इज अ लाइट वेट प्रोसेस वेयर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज हाई. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अ लाइट वेट प्रोसेस, लाइट वेट process where context switch is high. यहां पर context switch का मतलब आप जानते हैं क्या है? context switch का मतलब यह है कि फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा है प्रोसेसर, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे स्विच कर रहा है. ठीक है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पर क्या हो रहा है, स्विच कर रहा है. ठीक है, और इसलिए यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच इज हाई. ओके, तीसरा क्वेश्चन इस सिस्टम से संबंधित है कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, वायरस प्रोटेक्शन. which of the following is not a function of operating system? तो वायरस प्रोटेक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट है an executed program of computer system is called, an executed program, an executed program of computer system is called. ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है ट्रैप, प्रोसेस,
प्रोग्राम इंटरप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी से संबंधित, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी से संबंधित, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस। ध्यान से सुनिए, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेसेस, इज यूजुअली डन वाया डिस्क ड्राइव्स, इज नेवर नेसेसरी, अलाउज प्रोसेसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी। फिर से सुनिए क्वेश्चन को, आपको समझना है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल प्रोसेस, इज यूजुअली डन वाया डिस्क ड्राइव्स, इज नेवर नेसेसरी, अलाउ प्रोसेसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन अलाउ प्रोसेसेस टू सिंक्रोनाइज एक्टिविटी, ठीक है, सिंक्रोनाइज एक्टिविटी। ओके, तो आज हमने यही सारे टॉपिक्स किए थे। एक और इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम प्रिम्पशन का क्या मतलब होता है? प्रोग्राम प्रिम्पशन, प्रोग्राम प्रिम्पशन का मतलब, प्रोग्राम प्रिम्पशन प्रोग्राम प्रिम्पशन का मतलब होता है, प्रिम्पशन का मतलब होता है फोर्सिबली टेकन अवे। मतलब यहां पर एक चीज समझना है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है या प्रोग्राम सीपीयू, तो सीपीयू क्या करता है, उस प्रोसेस को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो यहां पर प्रोग्राम प्रिम्पशन का मतलब होता है फोर्स्ड डी एलोकेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है, फ्रॉम अ प्रोग्राम विच इज एग्जीक्यूटिंग ऑन द सीपीयू। सीपीयू जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है उसको छोड़ देता है, तो उसको कहा जाता है प्रोग्राम प्रिम्पशन। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम प्रिम्पशन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए आज सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल की क्लास में। कल अगेन 6 बजे, और हम बात कर लेते हैं, आज वो आए नहीं कि आवर्स बढ़ाने हैं, और कल जो है आपको ये नोट्स दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग थोड़ा देर रुक जाइए, आपको ये जो है आपको पीडीएफ में शेयर कर देता हूं। या ऐसा करिए, ये पीडीएफ जो है आपको मैं कल प्रोवाइड करता हूं, इसमें आपका नोट्स इंक्लूड करके, ठीक है, दोनों ही। ओके, कल मैं ये पीडीएफ आपके नोट्स के साथ शेयर करता हूं, ठीक है। ओके, ओके, बाय बाय।